हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस रिएक्ट करके कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके वाटर को फॉर्म करते हैं। जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, जबकि नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा अगर केमिकल रिएक्शन में अभिकारक की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा होती है, तो रिएक्शन में एनर्जी इवॉल्व होती है, जिसकी वजह से वहां पे हीट का फॉर्मेशन होता है। इसके विपरीत अगर जो प्रोडक्ट है उसकी बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा होती है, तो वहां पे रिएक्शन में एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, ऊर्जा का अवशोषण होता है। नेक्स्ट हम केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। अगर केमिकल रिएक्शंस होती है तो वहां पे स्टेट चेंज हो जाती है, इसके साथ साथ कलर में भी चेंज आ जाता है और टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। जबकि गैस इवॉल्व होती है और जो प्रेसिपिटेट और शेप होता है उसका फॉर्मेशन केमिकल रिएक्शन में होता है। नेक्स्ट हम केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। केमिकल रिएक्शन का जो शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। इसमें हम एलिमेंट के सिंबल और जो कंपाउंड्स होते हैं उनके फॉर्मूला की हेल्प से केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो भी सब्सटेंस कंपाउंड भाग लेते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहा जाता है, जो कि रिएक्शन के बाईं साइड लिखे जाते हैं। जबकि जो सब्सटेंस या कंपाउंड रिएक्शन में फॉर्म होते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं और ये रिएक्शन के दाईं साइड लिखे जाते हैं। इसके अलावा जो एरो का हेड होता है वो प्रोडक्ट की ओर होता है, जो कि किसी भी रिएक्शन की दिशा को शो करने का काम करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम देख सकते हैं जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट होकर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस को फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे जो जिंक और H2SO4 है वो रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक हैं, जबकि जिंक सल्फेट ZnSO4 और H2 यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में विद्यमान है। नेक्स्ट हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो किसी भी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग लेवोइजियर के द्वारा कहा गया था, जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आयरन की जब H2O वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो वो Fe3O4 और H2 फॉर्म करता है। लेकिन जो ये रिएक्शन है इसमें जो प्रोडक्ट Fe3O4 है उसमें आयरन के 3 एटम्स हैं, जबकि रिएक्टेंट में यहाँ पे 1 एटम है, इसलिए हम जो आयरन है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो O4 है प्रोडक्ट में 4 ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, जबकि जो रिएक्टेंट है वहां पे ऑक्सीजन का 1 एटम है, इसलिए जो H2O है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसके साथ साथ जो हाइड्रोजन है प्रोडक्ट्स की फॉर्म में 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे, इसलिए प्रोडक्ट को भी जो हाइड्रोजन है वहां पे भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इसके साथ ये इक्वेशन एटम्स को इक्वल करके बैलेंस नहीं होती है। इसके साथ साथ हमें इन्हें इनकी फिजिकल स्टेट को भी इनके पीछे मेंशन करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं Fe जो कि सॉलिड स्टेट में है इसलिए उसके पीछे S हो गया, H2O जो गैसियस स्टेट में है G हो गया, Fe3O4 सॉलिड स्टेट में आ गया S हो गया, और H2 जो कि गैसियस फॉर्म में है उसके पीछे G हो गया। तो इस प्रकार से किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्मोकेमिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें रिएक्शन में हम एनर्जी को भी मेंशन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया को फॉर्म करता है और अमोनिया के फॉर्मेशन में 22.5 किलो कैलोरी तक एनर्जी इवॉल्व होती है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिखाया गया है। नेक्स्ट हम आयनिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आयनिक इक्वेशन की बात करें तो इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को हम एटम्स और आयंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे Zn
कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके Zn2 पॉजिटिव और कॉपर को फॉर्म करता है। इसके साथ साथ कैल्शियम 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम को फॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। संयोजन अभिक्रिया की बात करें तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में रिएक्ट करके एक नए उत्पाद को फॉर्म करते हैं। ये रिएक्शन एलिमेंट के बीच भी हो सकती है और कंपाउंड के बीच भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे फॉर्मेशन ऑफ स्लैग्ड लाइम, जो बुझा हुआ चूना होता है, वो संयोजन अभिक्रिया का एक एग्जांपल है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करता है। इसके अलावा बर्निंग ऑफ कोल, जो बर्निंग ऑफ कोल की बात करें तो इसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके CO2 फॉर्म करता है। इसके अलावा वाटर का फॉर्मेशन भी संयोजन अभिक्रिया का एक एग्जांपल है। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके वाटर मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करता है। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो स्लैग्ड लाइम होता है उसका यूज हम व्हाइट वॉशिंग के लिए करते हैं। इसके अलावा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ स्लोली रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से जो वॉल होती है उस पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन लेयर फॉर्म करती है और जो हमारी वॉल्स होती हैं वो शाइनी दिखाई देती हैं। इसके अलावा जो मैग्नीशियम वायर होती है उसको अगर हम एक ड्राई आइस ब्लॉक के अंदर जलाते हैं तो वो ब्राइट लाइट ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। वियोजन अभिक्रिया की बात करें तो इसमें सिंगल रिएक्टेंट अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में ब्रेक हो जाता है। वियोजन अभिक्रिया में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और जो एनर्जी होती है वो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में प्रेजेंस होती है। वियोजन अभिक्रिया की बात करें तो ये 3 टाइप की होती हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, फोटोलाइसिस हो गया और इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। सबसे पहले हम थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करें तो इसमें रिएक्शन होती है वो हीटिंग के द्वारा कंप्लीट होती है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट का जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं यानी कि जब इसको हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। इसके अलावा थर्मल डिकम्पोजिशन का अदर एग्जांपल की बात करें तो जब लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट हम फोटोलाइसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। फोटोलाइसिस की बात करें तो यह रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन गैस में फॉर्म हो जाता है। इस रिएक्शन की बात करें तो इसका यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, क्योंकि जो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रे हो जाते हैं। इसके अलावा जो मेटल सॉल्ट होते हैं अगर हम उनको हीट करते हैं तो उनके आयंस वेरियस कलर्स में एमिट होते हैं। इसके अलावा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो कॉम्बिनेशन संयोजन अभिक्रिया की रिवर्स होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो इसका यूज इंडस्ट्रीज में किया जाता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसके डिकम्पोजिशन से सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें तो इस रिएक्शन में हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वाटर इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, जहां पे जो हाइड्रोजन होता है वो कैथोड का काम करता है जबकि ऑक्सीजन एनोड का काम करता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। विस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आयरन कॉपर को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से डिस्प्लेस कर देता है। इसके अलावा अगर हम कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में आयरन नेल को डिप कराते हैं तो जो आयरन नेल होती है वो ब्राउनिश हो जाती है और कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन नीले कलर का होता है वो फीका पड़ जाता है। जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं कि जो कॉपर सल्फेट का नीला विलयन है उसमें आयरन नेल को डिप कराने के बाद रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन हो जाता है और जो आयरन है
उस पे कॉपर की लेयर बन जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि जो आयरन होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है। इसके अलावा जिंक और लेड ये दोनों भी कॉपर को उसके एक्वियस कंपाउंड एक्वियस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जो जिंक और लेड होते हैं वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो अभिकारक होते हैं उनमें आयंस का आदान प्रदान एक्सचेंज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम सल्फेट अगर बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो जो यहाँ पे बेरियम सल्फेट और NaCl फॉर्म करते हैं। जो बेरियम सल्फेट होता है उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। जिन रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उन्हें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन की बात करें तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर को फॉर्म करते हैं। अगर एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं तो रिएक्शन में 57 किलो जूल तक हीट रिलीज होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे HCl जो कि एक एसिड है और NaOH जो कि एक बेस है आपस में रिएक्ट करके NaCl और वाटर को फॉर्म कर रहे हैं। इस प्रकार की रिएक्शन उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट हम आइसोमराइजेशन या फिर रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे यानी कि समावयवीकरण अभिक्रिया। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसमें जो कंपाउंड होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स होते हैं उनको रीअरेंज किया जाता है और इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखने को मिलती है। जैसे कि अमोनियम साइनेट के आइसोमराइजेशन के पश्चात हमें यूरिया प्राप्त होता है। अमोनियम साइनाइड को अगर हम गर्म करते हैं तो ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है और जो अमोनियम साइनेट है उसमें जितने भी एटम्स हैं उतने ही यूरिया में है लेकिन इनको रीअरेंज किया गया है। नेक्स्ट हम रिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो ये जो रिएक्शन होती है ये दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अमोनिया का फॉर्मेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसे हैबर प्रोसेस भी कहा जाता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया को फॉर्म करते हैं और इस अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक होते हैं वो आयरन और मोलिब्डेनम उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार से अमोनिया हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में ब्रेक हो जाता है, इसीलिए इसे रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट हम इरिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है वो एक डायरेक्शन में प्रोसीड होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कॉस्टिक सोडा को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो सोडियम सल्फेट और वाटर फॉर्म करता है। नेक्स्ट हम हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन की बात करें तो इस प्रोसेस के अंदर वीक एसिड या फिर वीक बेस वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और जो वाटर होता है उसकी हाइड्रेटिंग टेंडेंसी हाई होती है क्योंकि उसमें हाईली इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा ये आयनिक कंपाउंड में डिजोल्व होते हैं। इसके अतिरिक्त कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड वाटर में हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जो साबुन होता है CH3COONA वो वाटर के साथ अगर रिएक्ट करता है तो एसिटिक एसिड और कॉस्टिक सोडा को फॉर्म करता है। नेक्स्ट हम फोटोकेमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है और फोटोकेमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट से अफेक्ट होता है। इसके अलावा फोटोसेंसिटाइजर की बात करें तो ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है लेकिन उसमें किसी प्रकार के केमिकल चेंजेस नहीं आते हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्लोरोफिल एज ए फोटोसेंसिटाइजर की फॉर्म में यूज किया जाता है लेकिन क्लोरोफिल के जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो उसमें नहीं आते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।